ये गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। बांग्ला में भी थोड़ा अगर बोलना हो तो आप बोलिएगा, मैं कोशिश करूँगा, हम चेष्टा करूँ यदि बांग्ला बोलते पारी। सबसे पहले ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल और इनके तमाम मेंबरान, खुसूसन जनाब शेर आतिफ साहब का मैं शुक्रगुजार हूँ कि इतनी खूबसूरत बज़्म, इतनी खूबसूरत महफिल एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मीटिंग लीगल अवेयरनेस में मुझे इनवाइट किया। आप तमाम लोगों का जो ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल से जुड़े हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बार इस तंजीम के लिए आप एक बार ज़ोरदार तालियां बजा दें। कुछ ना कहने से भी छिन जाता है एजाज़ सुखन, कुछ ना कहने से भी छीन जाता है एजाज़ सुखन, जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। तो ये जो तंजीम बनी है ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स काउंसिल, और मैं हमेशा कहता हूँ ना जाने कितने ह्यूमन राइट्स काउंसिल हैं इस इंडिया में, बहुत सारे तंजीमें हैं। इट एक्ट्स लाइक एन NGO, सम ऑफ देम आर रजिस्टर्ड इन इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882, कुछ वेस्ट बंगाल सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1961 में है, कुछ कंपनीज एक्ट 1956 अमेंडेड टिल 2013 के सेक्शन 8 क्लॉज में है। विभिन्न तरह तरह के आप NGOs हैं जो ह्यूमन राइट्स के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, पर किस हद तक काम कर रही हैं ये मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। तो मैं इस बात पे तो ज़रूर इस तंजीम को एक बार ज़रूर ताली बजाने के लिए सबको कहूँगा कि मैंने जो भी अपनी बातें कही थी उनको कि कम से कम लीगल अवेयरनेस सेमिनार और हमारा जो बेसिक राइट्स है दैट आर एनश्राइन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, उसको समझना। जब तक आप समझेंगे नहीं, खुद आप नॉलेज नहीं गेन करेंगे, यू कैन नॉट फाइट फॉर द राइट्स ऑफ अदर्स। यू हैव टू स्टैंड फॉर योरसेल्फ फर्स्ट, देन यू विल बी एबल टू फाइट फॉर द राइट्स ऑफ अदर्स। तो आपको ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है और इस तरह की ट्रेनिंग का आयोजन करना भी बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं, चलिए मुद्दों पे आते हैं, जो मेन बात हम लोग करना चाह रहे थे आज। चूँकि वक्त कम है और भी स्पीकर्स हैं, पर मैं कुछ मिनटों में अपनी बातों को रखने की कोशिश करूँगा। आपको मालूम होगा रूल ऑफ लॉ, हिंदुस्तान जो चलती है वो एक सेट ऑफ रूल्स के मुताबिक चलती है, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलती है और अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, संविधान के मुताबिक चलती है। ये तो सभी को आपको मालूम है, नई सी कोई बात नहीं है। पर आपको क्या मालूम है कि संविधान में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं इसके, कितने शेड्यूल्स हैं, कौन सा आर्टिकल क्या व्याख्या करता है, कौन से आर्टिकल्स हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम में आते हैं, ये सब आप लोगों को मालूम है क्या? हम लोग जो है फेस टू फेस 1 to 1 हम लोग समझिए ये एक तरह का ट्रेनिंग रूम है। मैं कोई भाषण लेक्चर देने नहीं आया हूँ, आप लोगों से बात करने आया हूँ और कुछ चीज़ें बताऊंगा, हो सकता है कुछ चीज़ें मैं यहाँ से सीख कर भी जाऊँ। हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दुनिया का, हर कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है, जो जमहूरियत में विश्वास रखती है, जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन में विश्वास रखती है। वो तमाम कंट्रीज़ का अपना संविधान है। और इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 15 अगस्त के बाद 1950 में जाकर हिंदुस्तान को एक संविधान मिला जो पूरे विश्व का सबसे बल्किएस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट संविधान माना जाता है। जब ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में बना था 1950 में, इसमें 395 आर्टिकल्स थे। कितने आर्टिकल्स थे? 395 आर्टिकल्स थे 1950 में, और 22 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया गया था। अब चूंकि संविधान में हमेशा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होते रहे हैं और लगभग अभी तक 2025 में हम लोग हैं, 100 से ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए हैं और अब आर्टिकल्स हो गए हैं 448 के, लगभग 25 पार्ट्स में ला दिए गए हैं। ठीक है ना? और चूंकि इसको बनाने में लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा है। इसको हम और आपने नहीं बनाया है, हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं, हम लोगों को वो नॉलेज नहीं है। इसको बनाने में जो शख्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स हैं वो काफ़ी बड़े बड़े दिग्गजों ने बनाया और एक एक आर्टिकल्स पे
यकीन जाने एक एक आर्टिकल पे कई घंटों तक बहस चली है, उसके फॉर पे, उस पे अगेंस्ट पे, और तब जाके जो सबसे अच्छा जो सजेशंस आता था, ये नहीं कि फला लोग मेरा एंटी है या मेरे खिलाफ बोल रहा है या मुझे पसंद नहीं करता है, तो उस बिना पे ये आर्टिकल्स को एडॉप्ट नहीं किया जाता था। एक पॉजिटिव जो है हेल्दी डिबेट्स होती थी, उसके बाद जो देश के लिए, जो हमारे पीपल्स डेमोक्रेसी के लिए जो सबसे अच्छा वैल्यूएबल सजेशंस आता था, उसको हम लोग इनपुट करके लेते थे। अब हम लोग जब राइट्स की बात करते हैं, हुकूक की बात करते हैं, अधिकार की बात करते हैं, तो किस तरह के अधिकार हैं हम लोग के पास, क्या क्या अधिकार हैं हम लोगों के पास, ये भी जानना होगा। हम अगर कुछ बोलते हैं तो मुझे मालूम होना चाहिए मेरा अधिकार है। अगर पुलिस से हम लोग हमारा जो है डॉक्यूमेंट सीज कर लेता है रोड पे, है ना, कोई भी किसी तरह से हमारा जो है सर्जेंट पकड़ लेता है, तो हमारा डॉक्यूमेंट्स वो किस हद तक सीज कर सकता है, या हमारे साथ वो क्या क्या प्रोसेस फॉलो कर हो सकता है, वो तो जानना होगा ना। मैं तो झगड़ा, आमूमन क्या करते हैं लोग, झगड़ते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अब्यूजिव हो जाते हैं, स्लैंग यूज करते हैं। हम लोग तो उसमें से नहीं है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन राइट्स से जुड़े हुए लोग हैं, संविधान को फॉलो करेंगे और लॉ को जानेंगे। मोटर व्हीकल्स एक्ट क्या कहती है, एज पर द प्रोविजंस ऑफ मोटर व्हीकल्स एक्ट, पुलिस ऑफिसर और सर्जेंट ऑन अ ड्यूटी, व्हाट इज द पावर ऑफ द सर्जेंट, ये हम लोग को जानना है। और एज अ सिटीजन हम लोग की क्या पावर है। तो राइट्स को डिफरेंट काइंड्स में बांट दिया गया है। पहला जो सबसे मूल अधिकार जो राइट्स जो इंडियंस को दिए गए हैं, वो है फंडामेंटल राइट्स। क्या है वो? बहुत सारी बार सुने होंगे आप, फंडामेंटल राइट को छीना नहीं जा सकता, ये हमारा मूल रूप अधिकार है, सुना है आप लोगों ने ना। तो ये फंडामेंटल राइट्स है क्या, कौन कौन से राइट्स आते हैं इसमें? सबसे पहला राइट जो फंडामेंटल राइट्स में आता है वो राइट टू इक्वालिटी। संविधान की अनुच्छेद धारा 14 कहती है एवरी सिटीजन इज इक्वल बिफोर द आई ऑफ लॉ। कोर्ट ऑफ लॉ, आई ऑफ लॉ के नजर में हर शहरी जो है समान है ना। तो इसके जात के भेदभाव पे या धर्म के बिना पे या आपके बोली के बिना पे, आपके लैंग्वेज के बिना पे, आपके स्क्रिप्ट के बिना पे, आपके जेंडर के बिना पे, आप कहाँ रहते हैं, किस स्टेट से या किस जगह से, ये सब चीज़ों पे किसी भी तरह की कोई भेदभाव नहीं हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए कोई बिहार का शख्स बंगाल में रहता है रोजी रोटी के लिए, उसको इस बिना पे सिर्फ टॉर्चर नहीं किया जा सकता कि वो बिहार का है, वो बंगाल में नहीं रह सकता। या सिर्फ बंगालियों को जो अदर स्टेट्स में हैं, गुजरात में हो, महाराष्ट्र में हो, सिर्फ बंगालियों को इस बिना पे टॉर्चर नहीं किया जा सकता कि वो बांग्ला भाषा भाषी बंगाल से आए हैं, क्योंकि संविधान हमें राइट्स देता है कि हम लोग इंटर स्टेट्स इंडिया के किसी भी स्टेट्स में फ्रीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, पढ़ाई के सिलसिले में, रहने के सिलसिले में, व्यवसाय के सिलसिले में कोई रोक टोक नहीं है। ये संविधान इजाजत देता है, ये कोई मिनिस्टर, कोई सीएम, कोई पीएम नहीं देता है, ये आपका संविधान आपको इजाजत देता है, ठीक है ना। तो ये एक तरह का राइट हुआ आपका। इसके बाद जो राइट्स आते हैं वो है राइट टू फ्रीडम। इसमें भी बहुत बात होती है, फला ने कुछ बोल दिया, उसके खिलाफ एफआईआर हो गए हैं, उसे जेल में डाल दिया जाता है, सुना है ना आपने। लोग माइक पे कहते हैं मेरे बोलने का अधिकार को আমার অধিকারটা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, কেন এটা আমার সাংবিধানিক अधिकार আছে, फंडामेंटल राइट्स। वन ऑफ द फंडामेंटल राइट इज राइट टू फ्रीडम। और राइट टू फ्रीडम में जो सबसे मोस्ट पॉपुलर राइट है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक शहरी को, एक नागरिक को ये अधिकार है कि वो फ्रीली, बिना भय के, बिना किसी से डरे, बिना भय के, उसकी जो मस्तिष्क, उसकी जो ज़हन, उसकी जो नॉलेज कहती है, वो अपनी बातों को किसी के भी सामने कहीं भी रख सकता है, बशर्ते रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन के साथ। अब फ्रीडम का मतलब ये नहीं है कि हम किसी को गलत कह दें, किसी पे आरोप लगा दें, किसी पे फेक एलिगेशंस लगा दें या देश के खिलाफ कुछ बोल दें, ये नहीं होता है। हर अधिकार एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ आते हैं। तो इसी तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19 क्लॉज 1A जो आता है वो किसी भी तरह से फ्री नहीं है, उसके साथ रेस्ट्रिक्शंस आते हैं। अब ये रेस्ट्रिक्शंस क्या हैं मैंने बताया, देश के खिलाफ नहीं होना चाहिए, स्टेट के खिलाफ बातें नहीं होनी चाहिए,
हमारे किसी भी बात से किसी को जो है पर्सनल जो है ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, उसके इमेज को हम लोग जो है बर्बाद नहीं कर सकते अपनी बातों से। ये सब बातों को छोड़ के इसके अलावा आपको बोलने का अधिकार है, ठीक है ना। ये बहुत पॉपुलर राइट्स है जो आप लोग सुनते होंगे। इसके बाद आइए राइट टू पीसफुली असेंबल। प्रोटेस्ट होती है तो 50, 60, 100, 200, 1000, 50,000, 2 लाख लोग इकट्ठा होते हैं। अभी ब्रिगेड का मामला आया था, हाई कोर्ट में मैटर हुआ था 35 नंबर कोर्ट में, मालूम है आप लोगों को। तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि सिटीजन्स हैव द राइट टू प्रोटेस्ट पीसफुली एंड पीसफुली गैदर्ड। अब जो जज साहब ने ये ऑब्जर्वेशन दिया वो किस बिना पे दिया? संविधान की आर्टिकल 19 पे जब आप जाएंगे, उसका क्लॉज 1A के बाद BC पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है राइट टू पीसफुली असेंबल। असेंबल मतलब गैदर होना, ठीक है ना। तो जो प्रोटेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं? गैदर होना, है ना। वो क्या होता है? पीसफुल प्रोटेस्ट। कोई भी प्रोटेस्ट ऐसा सुना है आपने कि हम लोग प्रोटेस्ट? तालीमी हुकूक, अगर तालीम ना हो, एजुकेशन ना हो, तो फिर कोई कुछ बोल भी नहीं सकता और कोई सुनने लायक भी नहीं रह सकता है। तो संविधान के बनाने वालों ने ये बहुत सोच समझ के रखा था कि सरकार जिसकी भी हो वो अपने शहरियों को, क्योंकि बाबा साहब का जो है वो जो लफ्ज आप याद करें, शिक्षित बने, संगठित बने। तो जब तक आपके अंदर एजुकेशन नहीं आएगी, तब तक आप ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं आएंगे, तब तक आप किसी चीज़ की एजुकेशन नहीं कर पाएंगे सही ढंग से। तो पढ़ाई की तालीम जो आप देखेंगे आर्टिकल 21, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 21 पढ़ेंगे जो कहती है राइट टू पर्सनल लाइफ एंड लिबर्टी, उसके बाद एक अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, एक अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन जिसको बोलते हैं। उसमें आर्टिकल 21 में एक क्लॉज को इंसर्ट किया गया था। वो एक क्लॉज क्या था? राइट टू फ्री एजुकेशन फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स। ये जो आप स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूल्स में देखते हैं, बच्चों को मिड डे मील का भी स्कीम लाया गया ताकि गरीब बच्चे जो पढ़ नहीं पा रहे हैं खाने के अभाव से या किसी और अभाव से कम खाने के लिए ही, एग्स के लिए, जो भी चीज़ बोले, सोयाबीन या जो भी बच्चे तो खाने के लिए थोड़ा सा ये होता है ना, कोई भी हो, मैं भी हूँ या कोई भी हो, वो खाने के लिए ही पढ़ाई के लिए आए। पढ़ाई उनका अधिकार है। उसके साथ साथ राइट टू फूड भी लाया गया। आज जो गरीब लोगों को जो 5 kg राशन जो दिया जाता है वो कोई सरकार नहीं देती है, ना ही वो कांग्रेस की हो, ना वो बीजेपी की हो या कोई भी सरकार हो। वो कानून है, कानून के तहत आपको मिलता है। ये हमेशा याद रखिएगा, आपको भीख नहीं मिलता है। क्या नहीं मिलता है? किसी को भी भीख नहीं मिलता है, ये आपका अधिकार